अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सच कह रहे हैं। जब सियासतदानों और मुल्क के इदारों से तसादुम को ही शार बना लिया जाए, जब अपने सिवा सभी को मशकूक करार दे दिया जाए, जब सियासी जमातों से और सियासतदानों से बातचीत को गुनाह समझ लिया जाए, जब सियासी तन्हाई को असूल बना लिया जाए, जब जिद को ही हिकमत अमली बना लिया जाए, तो फिर वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। सुहेल आफरीदी साहब, आपके लिए एहतजाज के सिवा कोई राह बचे भी कैसे? जब आपकी जमात का सोशल मीडिया रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाए, जब पार्टी बानी के ट्विटर हैंडल से अहम ओहदेदारों के खिलाफ बयानात पोस्ट किए जाए, जब पार्टी के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हों, ऐसा जहरीला मवाद पोस्ट किया जा रहा हो कि आपकी पार्टी का अपना सेक्रेटरी इत्तलात फासला इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन पार्टी का आदत फिर भी उसी सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल रहे, तो फिर वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। सुहेल आफरीदी साहब, आपके लिए एहतजाज के सिवा कोई राह बचे भी कैसे? जब आपने सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिक ऐसा बयान दिया हो जो मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता, ऐसा बयान जिसमें आप इबादत गाहों का जिक्र करते हुए मजहब कार्ड भी खेल गए और आवाम के मजहबी जज्बात को भड़काने की भी कोशिश की, जब आपने मट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बहादुर सपूतों के बारे में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो और उस पर आपको कोई शर्मिंदगी ना हो, तो फिर आपके लिए वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। सुहेल आफरीदी साहब, आपके लिए एहतजाज के सिवा कोई राह बचे भी कैसे? जब आपके सूबे में 8 माह के दौरान दहशतगर्दों के 605 हमले हों, जब आपके सूबे से 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ जाए, जब आपके सूबे में 7,45,000 बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हों, इस सब के बावजूद आप अपने सूबे के मसाइल हल करने के बजाय अडयाला जेल के चक्कर लगा रहे हों, पार्टी बानी के इश्क में मारे जाने की बातें कर रहे हों, तो सुहेल आफरीदी साहब, फिर वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। जब बानी तहरीक इंसाफ की बहन दुश्मन मुल्क भारत के मीडिया पर बैठकर अपने भाई के लिए आवाज उठाएं, जब उनके इंटरव्यूज की बुनियाद पर भारतीय मीडिया चैनल्स पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाए, तो सुहेल आफरीदी साहब, फिर वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। इसकी वजह पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। जब आपकी जमात इक्तदार में आए और मुखालफीन को पसे जिंदान डाल दे, इक्तदार से जाए तो मुखालफीन को नफरत की सियासत में झोंक दे, सियासतदानों के बजाय ताकतवरों से बात के इरादे जाहिर करे, जब तसादुम से गुरेज करने का बयान आए और साथ ही कुर्बानी देने का इरादा भी जाहिर किया जाए, तो सुहेल आफरीदी साहब, फिर वाकई एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बचता। ये तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे पहली बात ये बताई कि मैं आप लोगों को मना करता हूं कि आप लोगों ने हुकूमत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी। उनका ख्याल है कि हुकूमत के पास ना तो इख्तियार है ना नीयत है। सुहेल आफरीदी साहब, एहतजाज के सिवा भी राह निकल सकती है, लेकिन इसके लिए अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना होगा, रवादारी को चुनना होगा, सियासी दर्जा हरारत को कम करना होगा, जमहूरियत के साथ साथ जमहूरी रवैये को भी अपनाना होगा, लड़ने के बजाय जुड़ना होगा। जब ये हो जाएगा तो सुहेल आफरीदी साहब, एहतजाज के सिवा भी रास्ता निकल आएगा। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तो गवर्नर की तब्दीली की पहले बात हुई और उसके बाद अब बात की जा रही है गवर्नर राज लगाने की, और इसके हवाले से वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कुछ देर कबल इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे, इसकी कानूनी हैसियत पर भी बात करेंगे और सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उसके साथ साथ मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सैयद मसूद रज़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और सईद काजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शाइक उस्मानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि किन सूरतों के अंदर आप हमें अगर बताएं कि गवर्नर राज किसी भी सूबे के अंदर लगाया जा सकता है और आइन के किन आर्टिकल जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये ऐसी सूरत में जब कि प्रेसिडेंट ये समझता है कि जो कोई सूबा जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल सकता, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पावर्स हैं कि वो या खुद पावर्स ले ले
या फिर गवर्नर को पावर्स दे दे कि वो प्रोविंस चलाए, और जो प्रोविंशियल असेंबली की जगह नेशनल असेंबली जो है वो काम करेगी, जो भी प्रोविंस का काम होगा। ये तो आर्टिकल 234 के तहत ये पॉसिबल है। और आप क्या समझते हैं कि अगर दहशतगर्दी के वाकयात को जवाब बनाकर गवर्नर राज की बात की जाती है तो क्या ये काफ़ी है गवर्नर राज लगाने के लिए, ये जस्टिफिकेशन या ये चीज़? नहीं, अगर ये प्रूफ है, सबूत है कि दहशतगर्दी इस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रही, तो उस सूरत में तो यकीनन प्रेसिडेंट कह सकता है कि मैं पावर्स टेक ओवर कर रहा हूँ प्रोविंस की पावर्स असेंबली की, लेकिन ये उसके पास सबूत होने चाहिए कि ऐसा हो रहा है। और आप समझते हैं कि सिक्योरिटी और ये दहशतगर्दी वाला मामला है, अगर ये फेडरल इशू हो तो सूबे पर इसकी जिम्मेदारी को आयद किया जा सकता है? नहीं, देखिए ये तो मौके पे बात है ना कि देखिए क्या सिचुएशन है। अगर कोई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट साहब समझते हैं कि ये हमारा जो सूबा है उसका चीफ मिनिस्टर या उसकी असेंबली जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको संभाल सकती है, तो उस सूरत में वो टेक ओवर कर सकता है। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 2 महीने आप कर सकते हैं 2 महीने के लिए, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की उसके सामने पेश करना होगा ये रेजोल्यूशन, और वो अगर अप्रूव करती है तो फिर ये कंटिन्यू हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ आपको 2-2 महीने बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक, उसके बाद नहीं कर सकते। यानी 60 दिन के अंदर इसको जो है वो दोबारा इंक्रीज किया जाता है दोनों हाउसेस को बिठा के। तो सूबाई हुकूमत जो है उस पर क्या प्ली ले सकती है, और अगर सदर ये फैसला कर लेते हैं, अगर फर्ज करें अगर कल ये फैसला किया जाता है कि गवर्नर राज लगा दिया जाता है केपीके के अंदर, तो जो सूबाई हुकूमत होगी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोई काम नहीं कर सकेगी और गवर्नर ही उसको कर सकेंगे, और उसके पास फिर क्या प्ली होगी? गवर्नर उसको फिर चलाएगा हुकूमत को, और जो कानून बनाने हैं असेंबली के वो नेशनल असेंबली करेगी, वो कानून बनाएगी, प्रोविंशियल असेंबली काम नहीं कर सकेगी। और प्रोविंशियल असेंबली इसके अगेंस्ट अदालत में जा सकती है? अदालत में कोई भी जा सकता है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आइन है वो ये कहता है अदालत में जाने में किसी को रुकावट नहीं है, लेकिन अदालत में अगर वो जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये कहती है कि ये गलत काम हो रहा है, सही नहीं हो रहा, और ये इसके सबूत उसके पास मौजूद हैं, तो फिर उसके मुताबिक वो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसमें देखा जाएगा। और जितनी देर अगर ये अदालत में लाजमी बात है किसी सूबे में लगेगा और सुबह अदालत में जाता है तो उतनी देर तक गवर्नर राज बरकरार होगा जब तक अगला फैसला नहीं आता। ये मैक्सिमम जो गवर्नर राज रह सकता है वो 6 महीने रह सकता है। और ये जो मामला होगा अब क्योंकि अमेंडमेंट्स हो गई हैं 26वीं और 27वीं, तो ये आईनी अदालत में जाएगा या जो है वो नॉर्मल जो बाकी अदालतें उनमें जाएगा? हाँ, ये तो आईनी अदालत में जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आइन के लिहाज से आपने ये गलत काम किया, प्रोविंशियल असेंबली ये जो प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है। ठीक है, ये आईनी अदालत के अंदर जाएगा। जस्टिस साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहसिन बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मोहसिन साहब ये फरमाइएगा, एक तो आज पहले ये खबर आई कि गवर्नर साहब को तब्दील किया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और फिर उसके बाद नाम भी आना शुरू हो गए जिसमें सियासी और अस्करी लोग भी थे, 3 सियासी थे, उसके अंदर एक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और 2 फिर रिटायर्ड जो है वो अस्करी लोग हैं। ये ज़रूरत आपको क्यों लग रहा है कि महसूस हो रही है हुकूमत को कि वहाँ पर गवर्नर राज या गवर्नर तब्दीली की बात की जाए या गवर्नर राज लगाने की बात की जाए? बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, गवर्नर राज और तब्दीली गवर्नर साहब की। देखिए, गवर्नर साहब की तब्दीली तो नेचुरली वो पार्टी और प्रेसिडेंट का ही उसमें इख्तियार है, उन्हीं की पार्टी के हैं। अगर वो इनको रिप्लेस करके किसी और को नॉमिनेट करते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, गवर्नर राज लगाना बड़ी बात है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो नहीं लगाना चाहिए। उससे आप एक और अनरेस्ट पैदा कर देंगे पूरे सूबे में, जो कि ऑलरेडी एक सिक्योरिटी सिचुएशन में है, दहशतगर्दी भी है और वैसे भी ओवरऑल वो जो है प्रोविंस जो है वो इस किस्म की ग्रिप में है, जहाँ से एक ही और काम हो सकता है कि वहाँ आप पॉलिटिकल अनरेस्ट भी कर दें। तो मेरे ख्याल में गवर्नर राज जो भी सोच रहे हैं या उनकी किसी की ख्वाहिश है, तो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। इसको अदरवाइज हल करें। सियासत में तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं,
ज़रूरी नहीं कि आप एंड पे चले जाएं और गवर्नर राज लगा के इनको निकालें और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी उनकी 90 सीटें जो है उन्होंने इस शख्स को वोट दिया। नेचुरली दूसरी साइड से भी जो बिहेवियर और जो बयानात हैं वो इस किस्म के इश्तियाल अंगेज हैं अदारों के बारे में, हुकूमत के बारे में, और जिस किस्म का वो कंडक्ट शो कर रहे हैं उससे तो नेचुरली फेडरल गवर्नमेंट और अदारे तो बहुत तंग होंगे, लेकिन उसका हल गवर्नर राज नहीं है। ठीक, तो बहरहाल गवर्नर चेंज करना तो कोई बड़ी बात नहीं। सईद काजी साहब, आप समझते हैं कि कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पर जब कर रहे थे तो आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि गवर्नर तब्दील करने की ही बात की जा रही है? वो क्या चीज़ें थी कि वो तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो उनसे चाह रही थी पीपल्स पार्टी या फेडरल हुकूमत वो नहीं डिलीवर कर पाए? मैं सईद साहब की तरफ दोबारा आऊँगा। मसूद रज़ा साहब, यही सवाल आपसे कि क्या वजह है कि गवर्नर तब्दील करने की बात की जा रही है? क्या ऐसा था जो कुंडी साहब नहीं कर सके और नए गवर्नर साहब से तवक्को की जा रही है? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा इस बात का कि क्या कुंडी साहब नहीं कर सके, क्योंकि कुंडी साहब ने तो भरपूर एक ऑपोजिशन का भी किरदार अदा किया है वहां पर होते हुए। पीटीआई की उन्होंने भरपूर हर जगह पर उन्होंने तनकीद भी की है और भरपूर उन्होंने जो विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ हो सकता था इस हुकूमत के बारे में उसको सरअंजाम दिया है। तो मुझे नहीं अंदाजा कि क्या वजह हो सकती है और क्यों इनको चेंज किया जा रहा है। जहां तक आपने गवर्नर राज की बात की, मोहसिन बेग साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव होगा और पहले ही इतना कुछ हो चुका है कि अब आप मजीद इसको अगर हवा देंगे और मजीद आप टेंशन को बढ़ाएंगे, हीटअप करेंगे मामलात को, तो ये किसी के हक में नहीं है। बहुत अरसे से इस बात की जरूरत है कि मामलात को ठंडा किया जाए और इसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत का ही है। इस वक्त क्या इशू चल रहा है? इस वक्त इशू ये चल रहा है कि जी उनको मुलाकात कर दी अपने कायद से, आप करा दें एक मुलाकात। आप मुलाकात नहीं करा रहे, आपका इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तान के दुश्मन हो, वो सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आपके मुतालिक। यानी ये कितना बुरी बात है कि पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम है और वो इस वक्त उसके बारे में मशहूर है कि वो कैद तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है, यानी वो मौत की चक्की में है, उसको डाला हुआ है। तो इस तरह की बातें जब इंटरनेशनल लेवल पर की जाएंगी, बाहर लोग कर रहे होंगे, प्रोपोगेट कर रहे होंगे, आपके सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा होगा, तो ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत को तो इस वक्त ये देखना चाहिए कि हुकूमत जितने बड़े बड़े दावे कर चुकी है और खासतौर पे ये बाई इलेक्शन जीतने के बाद जो हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हम जीते, तो हुकूमत ने बहुत बड़ा बोझ अपने सर ले लिया है। हुकूमत को साबित करना होगा कि ये कौन सी आपकी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से आपने कहा कि जी हम बेहतरीन पाकिस्तान को चला रहे, जब आपका गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि मुल्क की मईशत जो है इसमें ग्रोथ का जो हमारा मॉडल है वो नाकाम हो चुका है। IMF की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, 2 साल की करप्शन जो है वो पब्लिक हो चुकी है। तो हुकूमत को बहुत कुछ करना है डिलीवर करने के लिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इमरान खान को नाकाम करने का कि आप डिलीवर करें और लोग मान जाएं कि आपने डिलीवर किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके लिए बड़ी नाकामी की बात होगी और उस पर अगर आप गवर्नर राज की तरफ जाएंगे तो आप और अपना सवा सत्यानाश करेंगे। काजी साहब, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा यही कि गवर्नर तब्दीली की वजह आपको क्या लगती है, और फिर गवर्नर राज के हवाले से भी, क्योंकि जब से ये इस बात पर जोर नहीं दिया गया वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील साहब की तरफ से, उन्होंने वाज़े कहा कि इस पर गौर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये गौर हो रहा है? है कि आज के इसके ऊपर कई सवाल लेजिटिमेसी के सवाल हैं, इसके ऊपर जो है डिस्कसिल ये मसला, ये बाकी कानूनी बातें तो आपने करनी है, ये बड़ी पंचायत इस्लामी साहब बता सकते हैं, मगर बात सिर्फ इतनी ये है कि ये लोग तारीख से 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं लेके जा सकते, एक अवामी मसला हल नहीं कर सकते, हर चीज इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। अब जो अदलिया है वो इसकी भी हम समझते हैं कि ताकत क्या है और इसकी ताकत किधर है और कहाँ चली गई है। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको गवर्नर राज चाहिए, इसका सिर्फ एक मतलब निकलता है कि आप किसी तरीके से इस सिस्टम को रन नहीं कर पा रहे। अब बार बार जिक्र करना भी मैं आज सोच रहा था और बड़ी राहों के सामने सुन रहा हूँ, ये कह दिया भाई यही बात कौन सी थी, ये आज आपको याद आई ये सारी बातें कि ये एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, इसकी लेजिटिमेसी का फैसला क्राइसिस है, ये डिसफंक्शनल है, ये डिलीवर नहीं कर रही, ये आज मेरे जैसे चंद प्यारे साथियों के खिलाफ हुई है। ये तो कब से है,
अब सवाल ये है, खबर ये ढूंढने की है कि ये बातें क्यों जा रही हैं, क्या क्वालिटेटिव चेंज आई है या नहीं आई, इसमें मैं ज्यादा गहरी बात नहीं करना चाहता। लेकिन एज फार एज जो आपका जो मौजूद है वो ये है कि भाई काम चल नहीं रहा, अब चीज आपने कर ली, आपको इलेक्शन जीते बगैर इलेक्शन मिल गया, आपको वो सीटें मिल गई जो किसी कानून, किसी लॉजिक, किसी के तहत नहीं मिल सकती थी। यू हैव गॉट फॉर नो रीजन आपने 2/3 मेजोरिटी ले ली, पंजाब सब कुछ सारा कहानियां जो अपनी जमानतें जिनकी जब्त थी वो इक़्तिदार में भी ले आए, खेल आगे नहीं बढ़ रहा, काम नहीं चल रहा, ये है असल लड़ाई। बाकी इसकी कानूनी तवजीहात हम करते रहेंगे, तो ये क्या होता है जी, गवर्नर राज क्या होता है, क्या नहीं होता है, हो ये रहा है कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा। दैट इज द रियलिटी। इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लें, माशी फ्रंट पे देख लें, और सियासी माहौल पे देख लें, और इन अंदरूनी जो दाखिला के मामला है वो देख लें, तो हर चीज हमें ठीक है। आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर कोई वाज़ेह वजह नहीं समझ आ रही। मोहसिन बेग साहब, एक तो आ जाता था, वजह एक है, समझ आ रही है वजह ये है कि इंतहाई नालायक लोगों के हाथ में है, जिनके लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, अहलियत का क्राइसिस है, दे शुड बी नॉट देयर वेयर दे आर। ये सारी बातें सुन के हमें एक बात बता रहे हैं कि ये जो ये एक तबादल मलिकी है, एक एनर्जी हमें अपने अजीज में नजर आ रही है, चाहे वो माशी हो चाहे वो सियासी हो, वो इसलिए ठीक है। अच्छा मोहसिन बेग साहब, एक तो ये जो काजी साहब बात कर रहे हैं, मैं काजी साहब बिल्कुल दोबारा आता हूं आपकी तरफ। मोहसिन बेग साहब, एक तो ये जो काजी साहब बात कर रहे हैं कि अपनी नाअहली दूसरों पर डाली जा रही है, दूसरी तरफ आ जाता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीएम केपीके का ताल्लुक जो है वो मनशियात फरोशों के साथ भी और फिर जो स्मगलिंग होती है उनके साथ भी है, और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ भी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। आपको लगता है कि ये वाला मौक़िफ़ जो हुकूमत अपना रही है ये है, या फिर अपनी नाकामी का मलबा डाला जा रहा है जो काजी साहब जिक्र कर रहे हैं? मोहसिन बेग साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझसे पूछ रहे, सॉरी मैंने सुना नहीं था पहले। देखिए, बेसिकली तो जो भी सच बात वो यही है कि दोनों साइडों से इस चीज को हल करने के लिए कोशिश नहीं की गई। गंडापुर साहब थे तो मामलात किसी और साइड से थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन बेगम जो है बुशरा बीबी, उन्होंने उसके खिलाफ एक महाज बना दिया। और अब जो नए साहब हैं, ही हैज नो क्लू कि आपने गवर्नेंस करनी क्या है या होती क्या है। वो कहते इश्के इमरान, तो भाईजान किसी और जगह जाइए प्रोविंस में, और गवर्नमेंट और गवर्नेंस में ये चीज़ें नहीं चलती। और ये जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, उसका लोग कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। तो बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी तय है कि गवर्नर राज ना लगाया जाए, आप इसको एमिकेबली मिडल ग्राउंड पे लाके सेटल करें। हालात खासे ख़राब हैं, और ये इस वक्त बाकी मादा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपने ऐसा कुछ इकदाम किया तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। इकॉनमी के बुरे हालात हैं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो शायद फ्यूचर में जाके आपकी इकॉनमी और बिजनेस जो है वो इस काबिल हो जाए। तो ऐसे हालात में अगर आप किसी को ये कह दें और दूसरों साइडों से हवाई फायरिंग और फायरवर्क्स का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ कि हालात को मजीद ख़राब करने वाली बात है। दूसरी साइड जो है वो, क्योंकि डू एंड डाई और उनके फॉरेन रिलेशंस और फंडिंग्स और जो कुछ भी है वो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हर वो पाकिस्तानी मुखालिफ काम किया जो कोई दुश्मन ही कर सकता था, और अभी तक वो उसी काम पे लगे हुए हैं। और बानी साहब ने अपने साथ साथ अपने जो छोटी प्यादा फौज थी उसको भी इस काम पे लगा दिया, बजाय इसके कि आप इस्लाह करें। ये मुल्क मतलब सबका है, बानी का भी है, लेकिन आई डोंट नो वो किस तनाज़र में इसको देखते हैं कि मैं नहीं तो मुल्क भी नहीं रहना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता मुल्क तो रहेगा, शायद वो ना रहे, और कोई और इस तरह की सोच रखने वाला यहाँ नहीं रह सकेगा, मुल्क रहेगा। तो ऐसी सूरत में आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आप अदारों को धमका के, डरा के, ये धमकियां दे के आप समझते हैं कि आप उनको टेबल पे ले आएंगे या आप बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सजा याफ्ता हैं, आपको रिलीफ कोर्टों ने देना है, गवर्नमेंट ने नहीं देना। सिर्फ मैं एक बात के हक में हूँ कि इनकी जो सिस्टर्स हैं
या जो फैमिली मेंबर हैं वो एक दिन होता है जेल के अंदर, आप उनको फैमिलीज को मिलने दें। बाकी पॉलिटिकल काम तो नहीं हो सकता, वैसे होता रहा है माजी में भी, उस पर भी कोई लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन सिस्टर्स को मिलने देना चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। जो इन्होंने करना था पिछले 2.5 साल में ये सारे हरबे आजमा चुके हैं, तो अगर आगे भी इनको शौक है कि ये लड़ के जीत सकते हैं तो फिर वो गलतफहमी भी दिनों में दूर हो जाएगी। अब क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो आपने जिक्र किया, अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन वापस आकर इस पर भी बात करेंगे कि क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नजर आ नहीं रही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का एक अलहदा महाज है, वो वफाक के खिलाफ है, और वो बयानबाजी अली अमीन गंडापुर हों या नए सीएम हों, सोहेल आफरीदी साहब, दोनों की तरफ जा रही है। फिर सोहेल आफरीदी साहब जब ये कहते हैं कि हमें उकसाया जा रहा है कि हम कोई कदम उठाएं और एहतजाज की तरफ आएँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और हम एक सिंपल एहतजाज करके वापस चले जाएंगे, तो उनको उकसा कौन रहा है और रियासत क्या सोच रही है अगर एहतजाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं, तो इस बार कैसे उनसे डील किया जाएगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मसूद साहब, मैं इस तमाम सूरत हाल के हवाले से सीएम केपी का जो बयान है उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभी जिक्र मोहसिन बेग साहब कर रहे थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक अरसे से ख्वाहिश ही रही है कि मुल्क भर के अंदर आ जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जिस तरह के मामलात थे और पाकिस्तान के अंदर कोई भी मामला हो, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने का मामला हो या पाकिस्तान के इमेज का मामला हो, वो सब की सबसे मेन जो रीज़न है वो दहशत गर्दी है जो उसको डैमेज करती है, और वो हमने देखा कि 2 सूबों में सबसे ज़्यादा, उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी है। लेकिन इस एक मामले पर पर्टिकुलर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के साथ उसे एक पेज पर नहीं है जिस तरह वफाक चाहती है कि दहशत गर्दी को कम किया जाए, जिस किस्म का ऑपरेशन चाहती है। तो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एक कदम पीछे हटना होगा ताकि वफाक के साथ मिलकर आगे चल सके, और फिर शायद जो उनके मुतालिबात हैं अपने बानी लीडर के हवाले से वो भी माने जा सके? देखिए, कितना पीछे हटना होगा, अब आप चाहते क्या हैं आखिर? इलेक्शन की बात अभी काजी साहब ने कर दी, बाकी इकोनॉमी की बातें मोहसिन बेग साहब ने भी कर दी, ठीक है। अब आप ये अगर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आपका जो ऑपोजिशन है वो ड्रग डीलर हैं, वो जराइम पेशा लोग हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन है, उन्हें होना ही नहीं चाहिए, उन्हें मिट जाना चाहिए, तो अब आप मिटा के देख लें। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनता। आपने जितना सप्रेस करना था, जितना दबाना था, आपने दबा लिया है, और उसके बावजूद भी अगर आज आप परेशान हैं तो ये यानी हम तंग आ चुके हैं अब इस तमाम सूरत हाल से। हमें कोई ये ना समझे कि किसी किस्म की हमदर्दी या तहरीक इंसाफ से या आपसे किसी किस्म की दुश्मनी है। मामला ये है कि मुल्क इस तरह से थोड़े चलते हैं। लेकिन मसूद रजा साहब, एक चीज आप नहीं समझते कि एक मामला जो उनके इमरान खान के हवाले से है वो एक सेपरेट तरीके से चलना होगा और सूबे को एक सेपरेट तरीके से चलाना होगा जिसमें इंटरफेरेंस ना हो, और उसके अंदर अगर वफाक जब कहता है कि उस सूबे की हम सिक्योरिटी के हवाले से कोई मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर शामिल होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया जा सकता है, ना कि बिल्कुल ही नाराजगी का इजहार कर दिया जाए। देखिए, ऐसा होता नहीं है। आपके नजदीक वो एक मुजरिम है, हो सकता है कानून ने उसको मुजरिम करार दिया, सही दिया हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के नजदीक वो एक सियासी कैदी है, और उसके अलावा जितने भी कैदी हैं वो सब सियासी कैदी हैं। तो वो एक सियासी जद्दोजहद के तौर पर उसे देख रही, अवाम में उन्हें एक पजीराई हासिल है। आप कहें कि जी वो कम हो गई होगी, लेकिन अब भी इतनी है कि आज 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी आप फिक्रमंद हैं उसकी वजह से कि अभी आपने और कोई इलाज करना है। तो आप कितना इलाज करना चाहेंगे और कहां लेके जा रहे हैं सिस्टम को? तो ये सिस्टम इस तरह से नहीं चलते, ये मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ये निजाम फेल हो रहा है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया स्टेट बैंक के गवर्नर का कि वो कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ का मॉडल नाकाम हो चुका है। ग्रोथ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इस मुख्तसर से दौर में लिया गया है। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट के मसाइल हल नहीं हो रहे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, लोकल इन्वेस्टर कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, टैक्स में आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। तो मसाइल बहुत गंभीर मसाइल हैं। अगर इसमें आपने और मजीद तजुर्बात करने और अपनी ताकत असर्ट करने के लिए, आप समझते हैं सब मसाइल का हल इमरान खान की रिहाई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है? ना, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को हुकूमत के तौर पर बिहेव करना चाहिए। वो आखिरी कोई ऐसा नहीं उन्हें तमाम जिंदगी हुकूमत में ही रहना है। सिस्टम को सिस्टम की तरह चलाएं, उतनी ज्यादती करें जितनी उनके साथ हुई है। अगर वो उससे भी अब बहुत आगे रह चुके हैं, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले कभी नहीं हुआ, जितना कुछ अब हो चुका है।
तो इसको रुकना चाहिए कहीं। सब पाकिस्तानी हैं, तमाम पाकिस्तान की जमातें हैं, सबने अच्छा बुरा किया हुआ है, लेकिन ये तरीका तो नहीं है ना कि अब आप सिर्फ टांग दें, इमरान खान को भी टांग दें, आप खत्म करें। अगर आपने इसी तरह की, अगर वजीर पाकिस्तान का वजीर इत्तलात कह रहा है कि जो एक सीएम है हमारे सूबे का, वो जो है वो ड्रग डीलर है, उसके माफिया से ताल्लुकात है, तो फिर रह क्या जाता है इसके बाद? उनके पास कोई सबूत तो होंगे ना जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं, इसका जवाब वही देंगे यकीनी तौर पर। अब काजी साहब एक्शन लेना। काजी साहब, आपको लगता है कि एक तरफ तो हम ये देखते थे कि वहां पर हीट ज्यादा होगी जब वजीर आला को तब्दील किया गया अली अमीन गंडापुर के बाद, लेकिन उस तरह एहतजाज की कॉल तो नहीं दी गई अभी तक। मामलात अभी तक ठीक ही हैं और जो एहतजाज किया भी गया वो पूरी रात धरना दिया गया, उसके बाद चले गए और अगले धरने की भी यही बात की जा रही है कि हम पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे और वहां पर आकर धरना देंगे, और उस तरह कोई कॉल भी नहीं दी गई, कोई ये भी नहीं कहा गया कि जेल से हम निकाल के ले जाएंगे, जेल के दरवाजे तोड़ लेंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह के बयानात पिछले दिनों कुछ आ रहे थे सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से या तमाम तर मामला हो रहा था, ये वफाक के साथ सेटल डाउन नहीं कर रहा चीजों को? देखिए, मैं बुनियादी जो मसला समझता हूं वो ये है कि हर खेल हो, हर गेम हो, हर चीज हो, उसके कोई रूल्स ऑफ द गेम होते हैं। अब बात यह है कि अगर सरकार ये चाहती है कि जो रूल्स ऑफ द गेम इस तरीके से बेंड कर ले वो कि जिसमें जो भी अमल हो, जो मूव हो, वो उसके मफाद में हो, तो फिर लाजमी है कि एक क्राइसिस बनेगा, छोटी बड़ी कम ज्यादा एक एहतजाजी कैफियत भी बनेगी। ठीक है, या तो ये है कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज करके कहें कि आज से हमने मैच नहीं करवाना, टूर्नामेंट बंद कर दो। हम ऐलान करेंगे कि फलां टीम पहले नंबर पे आ गई है, फलां दूसरे नंबर पे आ गई है, फलां तीसरे नंबर पे आ गई है, आप घरों में आराम करें, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन चेंज्ड इन टोटलिटी। अब ये है कि वी कांट हैव ऑल द वर्ल्ड्स। हम जो कर रहे हैं वो इसलिए ये क्राइसिस क्यों है? क्राइसिस ये है कि जब सरकार की 80% एनर्जी इसलिए इस बात में सर्फ हो जाएगी कि वो उसे अंदर से दूर कहीं गहरा यकीन हो कि जिस मकाम पर वो मुतय्यन है वो उसकी मुस्तहिक नहीं है, तो उसको वहां बैठने के लिए या वहां बैठे रहने के लिए या मुसल्लत रहने के लिए उसे एक सारी तगो तो उस जानब जाएगी। तो फिर IMF की यही रिपोर्ट आएगी। फिर लॉ एंड ऑर्डर में भी हम देखेंगे कि भाई वो जो है वो पुलिस जो है वो हमारे मुखालफिन को ढूंढती फिरती होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये देखें, या तो रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दें, बात खत्म कर दें। कोई जमहूरियत कोई ऊपर से आसमानी सहीफा उतरा है? या मैं तो वैसे ही वैसे काजी साहब, आप नहीं समझते एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड ऑब्जर्वर, हम लोग ये पागलपन वाली बातें लगती हैं? ये हर दौर के अंदर ऑपोजिशन यही बातें कर रही है जो आज PTI कर रही थी, पहले नून लीग करती थी। जब PTI इक्तदार में आई तो वो भूल गई, वो रियासत के हवाले से कुछ और बोलना शुरू हो गई। अब नून लीग उस तरह का मौकफ रखती है। हम तो आइडियलिस्टिक निजाम की बात करते हैं, लेकिन ये सियासी जमातें नहीं समझती उस आइडियलिस्टिक निजाम को। काजी साहब, मैं ये कहता हूं कि कोई भी गेम हो, मैं ये तो नहीं कहता कि उसके जी मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आप, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई आप कोई ना कोई गेम के रूल्स तो रखने पड़ेंगे आपको, या आप गेम खत्म कर दें। देखें, अब आप ये भी चाहते हैं कि गेम भी हो, आप 0 पे आउट हो जाएं और हम 200 की सेंचुरी आपके हवाले कर दें, तो ये फिर जो है ये एक अजीब, एक जिसे आप कहते हैं एक नॉनसेंसिकल, एक रिडिकुलस, एक ग्रोटेस्क सिचुएशन होगी। It will only make us a laughing stock, which we of course have become in the world. We are a laughing stock. कि भाई अब बात ये है, हम ये कहें कि नहीं भाई ये तो मैच हो ना हो, भाई मैंने तो आउट ही नहीं होना। ये सारी बातें हैं, इनको जरा समझ लें, गौर करें। अब अभी मसूद रजा ने ठीक बात कही थी कि आज हम हैं, कल कोई और होंगे। हम कोई यहाँ पे कोई यानी लंबा टिकट कटा के तो नहीं आए हुए। तो एक रियासत को चलना है, सिस्टम को चलना है। अब बात ये है कि ये हमेशा से हम मुक्तदिर जो हमारे जो हुक्मरान बनते हैं वो चाहते। अब मुझे एक बात बताएं, आपने इतना शोर मचा रखा है कि फलां हो गई, ये हो गई, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए थी बाजवा साहब। और ये 40 साल से जो एक्सटेंशन लेके पॉलिटिकल एलीट बैठी हुई है, इनकी अहलियत क्या है? इनकी ये अहलियत है कि 25 प्रोग्राम लेने के बाद
हमें पता चला है कि 25 के 25 नाकाम हुए इन नाअहल और नालायकों की वजह से, और यही हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगे। ये वो जमहूरियत है जिसमें इनको हर साल एक्सटेंशन मिलेगी और इनकी पालकी में, इनकी गोद में पैदा होने वाला हर नालायक बच्चा ये कहेगा मेरा बच्चा तो वज़ीर आला बनेगा। है ये एक्सटेंशन नहीं है। तो बेसिकली जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बात की है कि ये एलीट कैप्चर को खत्म करें, यानी आप समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ जो है वो काजी साहब फेल हो गया है। बेग साहब, एक और चीज़ अहम मामला ये है कि अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये भी कहा कि हमें ये चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं और हम उस तरफ नहीं जाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एक तो ये चाहता कौन है कि तसादुम की तरफ जाएं, और ये कुर्बानी कौन सी है जो रह गई, जो CM साहब कह रहे हैं कि हम उससे दरेग नहीं करेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है CM साहब ने कि हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप सियासी लोग हैं, आपका एहतजाज तो हक है, लेकिन उस पर तशद्दुद का या इस किस्म का अंसर नहीं होना चाहिए। रहेगी बात उनकी, वो किस तरफ किसको रेफर कर रहे हैं कि वो चाहते हैं। अब देखिए, तसादुम तो मेरे ख्याल में विकेट के दोनों तरफ कोई भी नहीं चाहता, और ये मुल्क के लिए बेहतर भी नहीं है। अगर तो इस वक्त एक जमहूरी हाइब्रिड निज़ाम सो कॉल्ड है तो उसमें डायलॉग को परवेल करना चाहिए, और इसमें किसी की कोई ऐसी बेइज्जती वाली बात नहीं है कि जब आप डायलॉग ओपन करना चाहें, अपने नापसंदीदा शख्स को बुलाना चाहें और टेबल पे बिठा लें और एक डायलॉग शुरू करें, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी अगर ये सोच है कि तसादुम नहीं होना चाहिए, और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि उनकी फैमिली को ज़रूर मिलने देना चाहिए, उसमें कोई खर्च नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बिसाइड के उन्होंने क्या किया है या उस तरफ वो सोच रहे जी क्या बयानबाजी है, उससे गुरेज करना चाहिए। इस टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। वो दोनों साइडों से हो सकता है, एक साइड से तो नहीं हो सकता। अब इसमें जो मेन पार्ट होता है वो एक मीडिएटर का होता है कि वो दोनों साइडों को किसी एक जगह पे, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मीडिएटर कोई नहीं है, और वो उसमें कुछ गलती तो बहरहाल तरीके इंसाफ किया है। उसकी वजह ये है कि इनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, बानी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, और जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल नेचर के भी नहीं है, उसमें सजा भी है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो सरकार है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें से कौन उनको टेबल पे बिठाएगा, कौन नेगोशिएट करेगा। इवन PTI में भी यही फुकदान है कि वो जितने लीडरान हैं इस वक्त मौजूद जो जेल से बाहर हैं, उनका तो PTI से ज़रा दूर दूर का वास्ता नहीं है, और उनके पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो आके नेगोशिएट कर सके फेडरल गवर्नमेंट से या हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनके साथ। तो दोनों साइडों पे कोई ना कोई ऐसा एक सेंस प्रिवेल करे कि ये टेम्परेचर को नीचे लाएं, बजाय इसके कि आप गवर्नर चेंज करना चाहते हैं, वो आपका अख्तियार है। अच्छा, वैसे बेग साहब, आप ये समझते हैं कि जब ये खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है वो बात करते हैं एहतजाज करने की, तो फिर वफाक ने उसी बात पर कहा कि हम फिर गवर्नर राज लगाने पर गौर कर रहे हैं, ताकि ये उनको मैसेज दिया गया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम ऐसे कर देंगे? देखें, अगर उन्होंने एहतजाज करना हुआ तो उसको CM KP को उसके ओहदे की जरूरत नहीं है। वो एहतजाज के लिए तो वो ओहदा छोड़ के भी आके भी एहतजाज कर सकता है, और कोई और भी उनकी पार्टी का बंदा कर सकता है, उसके लिए ओहदा होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ये सोच रही कि एहतजाज को इसलिए रोका जाए कि इनको हटा दिया जाए या गवर्नर राज लगा, मैं समझता हूँ गलत है। इस एक्सट्रीम पे नहीं जाते। इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का है, ना तरीके इंसाफ करने या मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो थोड़ा सा कूल डाउन होके ये चीजें हल तलब हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बयानात देखिए, बहुत से लोग बहुत सी बड़के मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन लेनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग नारे भी लगाते हैं, वादे भी करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा कूल डाउन होने की जरूरत है। कूल डाउन होने की ज़रूरत है। मसूद रज़ा साहब, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर, जैसे अभी मोहसिन बेग साहब ने भी कहा कि बहुत से नारे भी लगाए जाते हैं, उनको सुन लेना चाहिए, तो माजी के अंदर जो नारे लगते थे ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नारा है इस दफ़ा जो लगाया गया, जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम तशद्दुद वाली साइड पर नहीं आ रहे, हम सिंपल एहतजाज वाली साइड पर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर, और ख़ास तौर के अंदर पिछले नवंबर से इस नवंबर तक के इस प्रोसेस के अंदर फ़र्क आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के अंदर भी, और अब वो जिस हिकमत अमली ये पूरे एक साल के अंदर
रही फ्रॉम लास्ट ईयर नवंबर टू दिस ईयर नवंबर, वो इसी पर रहेंगे, कोई उस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे जो माजी में वो देख चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ? देखिए, उनको एहतजाज करने का मौका ही नहीं है उनके पास। वो जब एहतजाज के लिए निकलते हैं उनके ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन होता है, और कई मरतबा हो चुका। जब उनका दौरे हुकूमत था तो उस वक्त सिंध से काफिले निकले थे और उन्होंने पूरा पंजाब क्रॉस किया और वो जाकर इस्लामाबाद में बैठे, उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, सब कुछ किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त तो अगर इमरान खान की कहीं तस्वीर भी लगी हो, मैं कराची में बैठा हूँ, यहाँ आपको कहीं अगर कोई उसकी तस्वीर भी लगाए तो उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। कोई जो ग्रास रूट लेवल पर जो इनके लोग थे, काम करने वाले थे, उन बच्चों पर, वो स्टूडेंट्स पर या वो जॉब करने वाले बच्चों पर, उन पर दहशतगर्दी, इंसानी दहशतगर्दी के मुकदमे बने। तो सब कुछ तितर बितर तो हो चुका है। आप इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस तरह से देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी कोई जमात मौजूद है। एक ऐसी जमात मौजूद है जिसके अंदर उस मौजूदा क़यादत जो है उसकी बुनियाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी तमाम जो मरकजी क़यादत, जो लॉयल क़यादत थी, वो सब जेल के अंदर है। आपने 2.5 साल से इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, आपने उसकी आवाज नहीं सुनी, आपने हर तरह का इल्जाम भी देख लिया, आपने इद्दत का देख लिया, आपने करप्शन के इल्जाम देख लिए, आपने बदतरीन से बदतरीन इल्जाम उसके ऊपर देख लिया, लेकिन अवाम उसके साथ है। तो इस हकीकत को कबूल कर लीजिए। मगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि ये सियासी जमात ही नहीं है, ये फितना है, इसे उखाड़ दो, मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो। तो फिर जब आप इस तरह की बात करेंगे तो दूसरी तरफ से क्या आप ये समझते हैं कि आप पर कोई फूल बरसाएगा? आप हुकूमत हैं, आप बड़े हैं, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, आपको CBMs करने चाहिए। आप एक दफा कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मिसाक़ी मईशत होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप मुलाकात नहीं कर देते थे, दूसरी तरफ आप नए मुकदमात कायम कर देते हैं, दूसरी तरफ मजीद तोड़ फोड़ की चीजें करती हैं। तो हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, और हुकूमत की मौत है ये। अगर वो मुज़ाकरात करती है तो मुज़ाकरात किस चीज पे करेगी? 2024 के इलेक्शन पे करेगी, आईनी तरामीम पे करेगी, वो इस निजाम पे करेगी। अगर ये इस तरह करना है तो ये तो हाउस ऑफ कार्ड। अच्छा, वैसे मसूद रजा साहब, आप नहीं समझते कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से बात करने का कहा जाता है तो वो कहते हैं मैं तो इस सियासी लीडरशिप से बात नहीं करूंगा, मैं तो वहां बात करूंगा जहां पर ताकत का महवर है। फिर साथ साथ वो ये भी उनकी तरफ से बयान आता है कि मैं गिन गिन कर बदले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब कोई खुद इस तरह का बयानिया रखता हो या इस तरह की बात करता हो तो फिर उसके साथ क्या बात होगी और किस सतह पर बात होगी? वो तो बात नहीं करना चाहते, और जहां जो बात करना चाहते हैं उनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। देखिए, जब वजीर आजम साहब कहेंगे कि मुलाकात के लिए मैं पूछ के बताऊंगा और फिर वो आज तक नहीं बताते, तो ये साबित करते हैं कि जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आप खुद ये साबित कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और इस वक्त आप कैबिनेट की जो तश्कील है वो देख लीजिए कि कौन से मामला वजीर आजम साहब के पास है और कौन से मामला उनके पास नहीं है। तो वजीर आजम साहब तो ये फैसला नहीं करेंगे, फैसला तो वहीं से होगा जहां से इमरान खान साहब आए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। तो फर्क दोनों में कोई नहीं है। तो मुज़ाकरात ये कैसे करेंगे? और फिर इनके साथ इमरान खान का बैठना, उनका जो देरीना मौक़िफ़ है वो उस तक पहुंचती है। तो चले बैठ भी जाएं अगर, तो बैठने के लिए हुकूमत भी तो संजीदा नहीं है ना। तो दोनों तरफ की से मामला है। हुकूमत कोई ऐसे CBMs करे, कुछ हमें यकीन दिलाए कि जी हमने इनको ये रिलीफ दिया है जो ड्यू उनका बनता है। कम से कम मुलाकातें हो रही हैं उनकी। जब नवाज शरीफ साहब थे उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमात नहीं बने? लेकिन नवाज शरीफ साहब कोई कैंपेन तो नहीं चला रहे थे ना। हुकूमत ये कहती है कि जब इमरान खान रियासत के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, इतनी सी बात है। अच्छा काजी साहब, काजी साहब, एक तो ये जो बात अभी मसूद रजा साहब ने की कि वो CM इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कि इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान वहाँ पर बात करना चाहता है, ये तो बिल्कुल ही वो हुकूमत है जिसके पास कुछ नहीं है। इन्हीं सियासतदानों पर ही हम ब्लेम करते हैं कि ये मुल्क को नहीं लेकर चल रहे सही तरीके से, और फिर यही सियासतदान जो है वो इस सूरत हाल के हवाले से चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेकर चलते। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जब ऑपोजिशन में हो तो फिर वो तमाम चीज़ें याद रखें और फिर इन्हीं सियासतदानों में जो हुकूमत के साथ है उनके साथ बैठकर आगे चलें। देखें, बात यह है कि जो एक बहुत बड़ा मफरूजा था और जिसपे तमाम किताबें आप और टेक्सचुअल बुक्स और ये जो नजरियात खड़े रखे थे, खास तौर पर जो वेस्टर्न लिबरल थे और ये जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी थी, ये इसका साने इर्तहाल हो रहा है हर जगह पे। हम तो पहले दिन से जो हम बाएं बाजू के तालिब इल्म थे, हम पहले दिन से ही समझते थे कि ये ढकोसला है, ये एक क्लास रूल है, और आज ये
लड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, ठीक है एक आध पार्टी ऐसी जरूर हम कह सकते हैं कि ग्रास रूट्स में या मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास के एक बड़े हिस्से तक उसकी पेनिट्रेशन है, मगर आज जितनी लड़ाई हो रही है, क्या आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ गवर्नर राज लगाना है या अफरीदी साहब के अंदर होना है या बाहर जाना है? मैं किसी नाजायज काम के हक में नहीं हूँ जो गैर कानूनी हो, मगर मुझे बताएं कि इस वक्त जितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसका 25वां इकोनॉमिक प्रोग्राम फेल हो चुका है, जिसे डैमनिंग एक इंडाइटमेंट किया है, ये हमारे मसाइल हैं जिस पे हम बहस कर रहे हैं। मतलब बात ये है कि ये हुकूमत में ये हुकूमत साजी हो रही है या प्लाट पर कब्जा हो रहा है? मतलब लुक एट दिस बंच ऑफ बेसिकली आईएमएफ ने क्या कहा, मैं आपसे रिलेटेड बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप इसका जिक्र कर रहे हैं काजी साहब, ये ऑपोजिशन भी तो इस बात पे एहतजाज नहीं करती ना कि महंगाई हो रही है, ऑपोजिशन इस बात पर बात नहीं करती कि चीनी महंगी हो रही है, ऑपोजिशन इस बात पर एहतजाज नहीं करती यही तो उसकी सबसे बड़ी इस तमाम सूरत-ए-हाल के हवाले से आटा महंगा हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है। ऑपोजिशन तो बात करती है और एहतजाज करती है कि मैं इश्के इमरान में कुर्बान हो जाऊंगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं, मैं तो बार बार, अगर आपने मुझे कभी सुना हो, वो मैं तो यही कहता हूं कि कभी नहीं आएंगे लोग इन स्लोगन्स पे बाहर। आपकी जितनी बड़ी मर्जी या इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ हो, क्योंकि क्वाइट रिसेंटली खिते में या दुनिया में जितनी तहरीकें आई हैं और वो लीडर लेस थी और पार्टी लेस थी, लोग निकले हैं, वो कोई जेन जी नहीं थी, वो जनरेशन जी नहीं थी, वो भूख से बिलबिला के निकले थे, इंडोनेशिया से लेके श्रीलंका तक और बांग्लादेश से लेके मडागास्कर तक और मैक्सिको में और पूरे वेस्ट में जो निकले हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो एलीट है वो इक़्तिदार पर अपनी पाई और केक के सिर पर लड़ रहे हैं आपस में। क्या उसमें कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, कुछ कम बुरे लगते हैं। आप मुझे ये बताएं, 2008 जब से डेमोक्रेसी आई है, हम भी टीवी पे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, बहस क्या होती है? वो एक आके सियासतदान दूसरे को चोर कहता है, वो कहता नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। यानी ये लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट रहा है। तो अगर आप जब से ये परवेज मुशर्रफ किया है और ये डेमोक्रेसी का खैर से तसलसल हुआ है और जिसमें से निकाला है हमने एक जमहूरियत का तोहफा हमें 2024 में जो मिला है, ये था सब कुछ। क्या इसी साथ महरूमी गमताब की खातिर मैंने वुस्अत वादी अय्याम में कांटों के कदम चूमे थे? मेरा मतलब ये क्या है? बात सवाल ये है कि बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े जो सियासी अकायद थे, चैलेंज हो चुके हैं। ये सारे इररेलेवेंट हैं। जो अंदर हैं वो भी इररेलेवेंट हैं, जो बाहर है वो भी इररेलेवेंट हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रोग्राम को जरा आखिरी हिस्से में जा रहे हैं तो वक्त कम होगा। मैं चाहूंगा कि जरा एक और आम डेवलपमेंट पे जो बात करें मोहसिन बेग साहब। अब डेवलपमेंट ये है कि ये तमाम सूरत हाल तो हमने डिस्कस कर ली और अब गवर्नर राज की भी बात हो गई, लेकिन मंगल को क्या होने जा रहा है? क्या एक तो मुलाकात हो जाएंगी, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? वहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है जेल के बाहर, और हुकूमत के जो बयानात हैं उनसे लग भी नहीं रहा शायद कि मुलाकात हो पाए। नहीं होती मुलाकात तो फिर क्या होगा? एक रात का एहतजाज होगा या एक लंबा एहतजाज या कोई तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में इन्होंने जो डेडलाइन दी है मंगल की या बुध की, वो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। वो अदारे अगर उनको अपनी पुलिस के जरिए या लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए हैंडल करना चाहेंगे, अगर वो पुरअमन आते हैं तो मेरे ख्याल में आने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के नाम पर जो कुछ होता रहा वो भी सबके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी चाहिए, डेडलाइंस जो है ना वो थ्रेट कंसीडर की जाती हैं जब आप किसी को डेडलाइन देते हैं। तो वो शायद मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ब्लफ नहीं मानेगी। सेकंड आ जाते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि उसकी रीजंस में अगर सरकार या हमारे रियासत के अदारे कोई आर्गूमेंट देते हैं वो कितना वैलिड होगा, क्योंकि सरकार नेचुरली बाहर सरकार होती है तो और कुछ नहीं तो उनकी सिस्टर्स को जरूर मिलने देना चाहिए। वो अगर बहनें हैं भाई का पूछना चाहती हैं, जो भी डेट होती है एक वीक में एक दिन फैमिली का, तो मिलने देने रहेगी। जहाँ तक सीएम साहब की बात है, नेचुरली वो एक प्रोविंस को हेड कर रहा है, वो जैसे भी बयान दे रहा है या जो भी एक्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कोई ना का मसला ना हो तो उसको भी इजाजत दे देनी चाहिए। पहले भी सीएम मिलते रहे हैं, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है सीएम ऑफिस का, तो चलो अगर आके वो अपने
जिसके इश्क में मुब्तला है और मिलना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। आपको वैसे बेग साहब क्या लगता है, हुकूमत को लगता है कि कोई तहरीक की कॉल इमरान खान दे देंगे, इस वजह से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, मुलाकात ना कराने की वजह आपको क्या लगती है? तरीके मेरा ख्याल में ये बुध हो या अगला बुध हो या अगला साल हो, तहरीक नहीं चलेगी, ये मुझसे आप लिखवा लें। और ये जो समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर पाएंगे, नहीं होगा। तो इसको उनको, मैं तो समझता था कि अभी तक सीएम केपी शायद ग्राउंड रियलिटीज को रियलाइज कर गए होंगे। जब इंसान चेयर पे बैठता है तो उसको बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने देखने को मिलती हैं जिससे वो सबक सीखता है जब वो चेयर पे नहीं होता और जो एक्ट कर रहा होता है। लिहाजा उनका ओहदा ये डिमांड करता है कि वो अपने सूबे के लिए और एक इशू पे फेडरल के साथ ना लड़े। आप आगे जाके अगर आप बिहेव अच्छा करते हैं, आपके रिलेशनशिप होते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो आपको चांस मिलेगा। मुझे इसके क्या आप 2 दिन बाद की डेट दे दे, डू एंड डाई वाला काम करना ठीक है, यानी डू एंड डाई से मामलात और ख़राब होंगे, मामलात को किसी और पिराए में सोचकर उसको डील किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मसूद रज़ा साहब थे, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद रहे। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।